हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। पिछले क्लास में हमने कुछ पॉइंट देखे थे फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति की, और उसमें हमने जाना था कि 3 स्टेट क्या होते हैं, लुई 16 कौन था और किस तरह से लोगों ने बास्तिल के किले पर हमला किया और उसे तोड़ दिया और उसके अवशेषों को बाज़ारों में बेच दिया। और जो टैक्स देने का काम होता था वो कौन सी स्टेट करती थी, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। ये थर्ड स्टेट का काम था कि वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को वो कर दिया करती थी। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में कर लिया है। अब जो पॉइंट है वो जीने का संघर्ष आज हम इसमें जानेंगे, जो कि है 1.1। जो टॉपिक दिया हुआ है 1.1 में उसे हम जानेंगे कि आखिर इस हिंट में ये टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि उस वक्त जो फ्रांसीसी समाज थी वो कैसी थी, आखिर किन कारणों से वो क्रांति भड़कनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1715 ईस्वी में फ्रांस की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ के लगभग हो गई। अब इस तरह से 1715 ईस्वी में फ्रांस की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2.3 करोड़, और 1789 तक ये 2.8 करोड़ के लगभग हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अनाज का जो भी उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा उसकी मांग बढ़ गई। लोग जो थे, ज़्यादातर लोग की जो मुख्य भोजन थी वो पाव रोटी थी और उसकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उस समय जो अधिकतर कामगार जो थे, जो कारखानों में काम करने वाले जो मज़दूर थे, उनकी मज़दूरी जो थी वो कारखानों के मालिकों के ज़रिए तय की जाती थी, लेकिन उनकी जो मज़दूरी थी महंगाई की दर से नहीं बढ़ाई जाती थी। यानी कि जो मालिक थे वो अपनी मनमर्जी से ही उन्हें मज़दूरी देते थे, लेकिन उनकी मज़दूरी क्या थी, महंगाई के हिसाब से नहीं थी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उसके हिसाब से उनकी जो मज़दूरी थी वो नहीं बढ़ रही थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई थी वो चौड़ी होती गई। यानी गरीब जो थे वो पूरी तरह से गरीब थे और अमीर जो थे वो अमीर थे। स्थिति तब और भी बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से फसल खराब हो जाती। इससे क्या होता, फसल खराब हो जाती थी तो इससे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। ऐसी जीविका संकट उत्पन्न होना प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। यानी कि वहाँ पर इसी तरह से जब सूखे और ओले का प्रकोप होता था तो अक्सर फसल खराब हो जाती थी और रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। और उस वक्त जो प्राचीन राजतंत्र था उस दौरान फ्रांस में ये काफ़ी आम बात थी। यानी कि 1.1 में हमने जाना कि उस वक्त लोगों का क्या कंडीशन था फ्रांस में। इसके बाद जो जीविका का जो संकट था वो किस तरह से उत्पन्न हुआ, ये तो हमने लगभग जान लिया है कि जीविका का संकट किस तरह से ओले और सूखे पड़ने की वजह से जो फसल थी बर्बाद हो जाती थी, और उस जो लोग थे वो पाव रोटी की जो कीमत थी उनमें वृद्धि होने की वजह से भी ज़्यादा खफा थे, ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन इसके पीछे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये जो व्यवस्था थी, ये जो प्रॉब्लम्स था उसके सॉल्यूशन के लिए सोच रहे थे। और वो वर्ग कौन था, वो वर्ग था मध्य वर्ग। यानी कि ऐसे मध्य वर्ग किसे कहेंगे, तो ऐसे लोग जो कि व्यापार करते थे समुद्र के पार से और वो ऊनी और रेशमी कपड़ों का उत्पादन से वो संपत्ति अर्जित करते थे, उन्हीं को मध्य वर्ग कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1.3 की जो टॉपिक है उसमें क्या लिखी हुई है।
लिखा है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। जो मध्य वर्ग जो थे उन्होंने ये जान लिया था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वो कर नहीं देंगे, तो ये जो विशेष अधिकार उन्हें मिला हुआ है इसके अंत की बारे में उन्होंने सोचा। मध्य वर्ग के लोगों ने सोचा कि ये विशेष अधिकार जो मिली हुई है वो हटना चाहिए। हालांकि पहले भी कर बढ़ने और अकाल पड़ने के कारण किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त साधन एवं कार्यक्रम नहीं था। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन लोगों ने उठाई जो शिक्षित और समृद्ध होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। यानी थर्ड स्टेट में के ऐसे लोग जो कि शिक्षित थे, समृद्ध थे और वो नए विचारों के संपर्क में थे, उनका ये सोच था कि जो ये विशेष अधिकार है वो हटनी चाहिए और लोगों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिसने बढ़ते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से संपत्ति अर्जित की थी। इसे मध्य वर्ग कहते थे। तो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो बिजनेस करते थे और वो जो ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन से जो भी संपत्ति अर्जित होती थी उनको या तो वे दूसरे देशों में निर्यात कर देते थे या फिर समाज के जो समृद्ध लोग थे उसे खरीद लेते थे। इससे क्या हुआ कि तीसरे स्टेट के लोगों में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारी व वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे और इनका मत था कि समाज के किसी भी समूह को जन्मना विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि मध्य वर्ग के लोग चाहते थे कि जो विशेष अधिकार मिली हुई है ये विशेष अधिकार ख़त्म हो, ये विशेष अधिकार फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ना मिले। इसकी वजह से क्या हो रहा था, थर्ड स्टेट के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा था। ओके, तो इसके बाद किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रतिपादित की थी। अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का जोरदार खंडन किया था। बहुत सारे राइटर भी इस सिद्धांत का खंडन कर रहे थे, वो भी इन सिद्धांतों को मानने से इनकार कर रहे थे। रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ऐसे सरकार की परिकल्पना प्रस्तुत की जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वहाँ इसी विचार पर आधारित सरकार की स्थापना हुई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या होता कि 13 ब्रिटिश उपनिवेश जो ब्रिटेन के अंडर में थी उसको जब स्वतंत्रता मिली, जब ब्रिटेन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वहाँ इसी विचार पर आधारित सरकार की स्थापना हुई। कहाँ? अमेरिका में हुई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों को अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी से प्रेरणा मिली। फ्रांस के जितने भी सारे राजनीतिक लोग थे, राजनीति से जुड़े जो लोग थे और राजनीतिक चिंतकों को अमेरिका के जो संविधान और उसमें दी गई जो व्यक्तिगत यानी हर पर्सन को जो अधिकार दिए गए थे उसकी गारंटी से प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा से वो फ्रांस में भी इसी तरह के व्यक्तिगत अधिकार का निर्माण करना चाहते थे। यानी इसी तरह के अधिकारों को हर एक व्यक्ति को मिले वो चाहते थे। कॉफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में दार्शनिकों की इन विचारों पर गर्मा गर्म बहस होती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इन विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो उस वक्त जो पुस्तक हुआ करती थी, जो अखबार हुआ करता था, उसमें ये सारी बातें
छपने लगी और इसकी मदद से ही बहुत सारे लोग इसके संपर्क में भी आने लगे। अनपढ़ लोगों को विचारों से अवगत कराने के लिए इन पुस्तकों और अखबारों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था। यानी कि जो भी मध्य वर्ग के लोग चाहते थे, जो राइटर ने इस तरह के जो व्यवस्था थी उसका खंडन किया था, उन सभी के जो विचार थे उससे अवगत कराने के लिए कि अनपढ़ लोग भी इस चीज़ को जाने और समझे, इसके लिए पुस्तकों और अखबारों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था। इसी दौरान लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों की पूर्ति के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर फैलने से लोगों का गुस्सा विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध भड़क उठा। और ठीक उसी वक्त जब लुई 16 ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स लगाए, तो इस खबर के फैलने से लोगों का गुस्सा विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध भड़क उठा। विशेष अधिकार वाली व्यवस्था क्या, कि जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थे उनको विशेष अधिकार मिला हुआ था कि वो टैक्स नहीं देंगे। तो जो ये विशेष अधिकार वाली बात थी उसके विरुद्ध लोग भड़क उठे और राज्य के जो नागरिक थे वो भड़क उठे। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया 1.1 में कि किस तरह से फ्रांस की कुल जनसंख्या जो थी 1715 में कितनी थी और 1789 में कितनी बढ़ गई। लोगों की मजदूरी जो थी वो महंगाई के हिसाब से नहीं थी और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी थी उसके परिणाम स्वरूप अनाज का उत्पादन जितना नहीं हो रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ गई थी। लोगों की जो मुख्य भोजन पावरोटी थी उसकी कीमत तेज़ी से बढ़ गई थी और जो मज़दूर काम करते थे उनकी मज़दूरी महंगाई के हिसाब से नहीं थी। तो 1.1 में हमने ये जाना। 1.3 में हमने ये जाना कि उभरते मध्य वर्ग जो थे, ऐसे मध्य वर्ग जो बिज़नेस करते थे, उन्होंने उनके साथ साथ और भी जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे प्रशासनिक अधिकारी या वकील, तो उन लोगों ने क्या सोचा था कि जो विशेष अधिकार मिला हुआ है प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को, ये नहीं मिलना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट। वीडियो लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की जो स्टोरी होगी वो मैं बताऊंगी और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप जब भी समझो तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठो ताकि आपको जो भी पॉइंट लगे उस पॉइंट को नोट डाउन करो ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।